वेलग्रीन के सोल्जर वर्सेस रीमरू के सबऑर्डिनेट। ये सिर्फ नॉर्मल फाइट नहीं रही, अब ये ऑल आउट वॉर बन चुकी है। और इस वाले पार्ट में चैप्टर 4 पूरा कवर करा है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सीन स्टार्ट होता है जब अगेरा कामली स्प्राइट को बोलता है कि स्वॉर्ड्स उसकी स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन उसमें टैलेंट जरूर है। और फिर वो उसे बोलता है मेरे पे हाथ रखो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। स्प्राइट ऑब्वियसली कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि अगेरा का क्या प्लान है वो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। उधर गार्डशा ऑलरेडी उसको मॉक कर रहा था, रीमरू को इंसल्ट कर रहा था, और वही उसकी बिगेस्ट मिस्टेक बन गई क्योंकि नॉर्मली काम रहने वाला अगेरा रीमरू की इंसल्ट सुन के कम्प्लीटली सीरियस हो गया। फिर अगेरा ने स्प्राइट को परमिशन दी, उसने कहा यूज माई पावर वेल, और उसी मूवमेंट पे एक इंसेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अगेरा अपनी कॉन्शियसनेस को ब्लेड में ट्रांसफर करता है और स्प्राइट के हाथ में एक लेजेंडरी गोल्डन स्वॉर्ड अपीयर हो जाती है। ये कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं थी, ये लिटरली अगेरा खुद था। उसकी सोल, उसकी पावर, उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप सब कुछ उसके ब्लेड के अंदर था। और फिर एक्टिवेट होता है मल्टी लेयर्ड ब्लॉसम फ्लैश। जैसे स्प्राइट स्वॉर्ड ड्रॉ करती है, गोल्डन लाइट पूरे बैटलफील्ड को कवर कर लेती है और फ्लावर पेटल्स हवा में स्कैटर्ड हो जाते हैं। गार्डशा को समझने का टाइम भी नहीं मिलता। एक सेकंड पहले तक जो कॉन्फिडेंटली खड़ा था, अगले सेकंड उसका आर्मर पेपर की तरह कट हो जाता है। एक स्लैश में उसके एक ही इंस्टेंट में मल्टीपल टाइम्स स्लैश हो जाते हैं। और सबसे स्कैरी पार्ट, गार्डशा को अटैक दिखता भी नहीं है। उसे सिर्फ इतना रियलाइज हुआ कि वेट, अगेरा ने अपने आप को स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर लिया है, लेकिन तब तक ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। और फाइट के एंड में स्प्राइट के हाथ में बचती है सिर्फ एक स्मॉल क्रिम्सन ऑर्ब। गार्डशा का सोल होता है वो, और अगेरा का कोल्ड डायलॉग पूरा सीन को लेजेंडरी बना देता है। जो वॉरियर अपने मास्टर की इंसल्ट चुप होके सुन ले, वो वॉरियर ही नहीं है। नेक्स्ट पैनल में देखते हैं, सीन स्टार्ट होता है जब अगेरा फाइनली न्यू पावर को फुल्ली कंट्रोल कर लेता है और उस मूवमेंट पे एक टेरिफाइंग लाइन बोलता है, माई बॉडी इज ब्लेड, आई एम इमॉर्टल ब्लेड। और फिर एक बूम होता है, स्प्राइट के हाथ में एक डिवाइन गोल्डन स्वॉर्ड अपीयर हो जाती है। लेकिन ट्विस्ट ये था, ये स्वॉर्ड कोई वेपन नहीं थी, ये अगेरा खुद था। उसकी सोल, स्वॉर्डमैनशिप, उसकी एग्जिस्टेंस सब कुछ ब्लेड में ट्रांसफॉर्म हो गया था। और ऑनेस्टली ये टेंसुरा लाइट नोवेल के मोस्ट ब्रोकन एबिलिटीज में से एक है। ये सिर्फ फ्लैशी मूव नहीं था, ये ओब्रोशिमेरू का अल्टीमेट स्वॉर्ड ड्रॉ था। गार्डशा को लग रहा था कि वो डिफेंड कर लेगा, उसके कॉन्फिडेंस था कि डीमन उसके डिफेंस को कभी ब्रेक ही नहीं कर सकते। लेकिन नेक्स्ट सेकंड उसके विजन कंप्लीटली ब्लैंक हो जाती है, ना उसे स्लैश दिखा, ना ही अटैक फील होता, बस एक फ्लैश ऑफ लाइट दिखती है। और जब उसे रियलिटी समझ आई, उसका पूरा आर्मर ऑलरेडी कट हो चुका था, उसका बॉडी लिटरली पीसेस में स्लाइस हो चुका था बिफोर उसका ब्रेन प्रोसेस कर पाता। और अगेरा के फाइनल एक्सप्रेशन पूरे सीन को लेजेंडरी बना देता है। काम फेस, ब्लड ड्रिपिंग, एनिमी रेज्ड, मास्टर का अवेंज। वही हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं। ये सिर्फ एक विक्ट्री सीन नहीं था, ये अगेरा के पूरे पास्ट लाइफ का रिवील था। फाइट खत्म होने के बाद भी अगेरा कंप्लीटली हैप्पी नहीं था, उसे रिग्रेट हो रहा था कि वो एक स्मॉल एनिमी के वर्ल्ड पर इमोशनल हो गया। और ऑनेस्टली ये डिटेल्स अगेरा के कैरेक्टर को और भी ज्यादा बेडएस बनाती है, क्योंकि वो सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं था, वो डिसिप्लिन वॉरियर था। स्प्राइट उसे कामली कन्फ्रंट करती है और वो बोलती है, इवन करेरा हैव परमिशंस, इतना हार्ड मत बनो खुद पर। और वही से स्टार्ट होता है अगेरा का सेल्फ रिफ्लेक्शन। उसे रियलाइज होता है कि ब्लेड ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सिर्फ पावर ही नहीं, उसकी पुरानी मेमोरीज भी वापस आ रही है। और फिर रिवील होता है एक ह्यूज सीक्रेट, अगेरा ओरिजिनली एक ह्यूमन स्वॉर्ड्समैन था, एक लेजेंडरी समुराई। उसका ओरिजिनल नाम था ब्याकुया अराकी। और ये रिवील पूरे सीन को एपिक बना देता है। अगेरा याद करता है कैसे उसकी सोल हमेशा स्वॉर्ड्स में रिसाइड करती है, कैसे उसने एक एंटी मॉन्स्टर स्वॉर्ड स्टाइल क्रिएट करी थी, ओबरोरियू या क्रेस स्टाइल। और फिर उसके माइंड में फ्लैश होता है हकुरो, लेजेंडरी स्वॉर्ड मास्टर, उसके डिसिप्लिन, उसके डोजो, उसकी टेक्निक्स सडनली सब कनेक्ट होने लग जाती हैं। अगेरा रियलाइज करता है कि उसका समुराई अपीयरेंस रैंडम नहीं था, उसकी स्वॉर्ड्समैन ऑब्सेशन रैंडम नहीं थी, उसके इंस्टिंक्ट्स एक्चुअली उसके पास्ट लाइफ की मेमोरीज थी। और सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब वो साइलेंटली हकुरो को और रीमरू को एक्नॉलेज करता है, क्योंकि रीमरू ने अननोइंगली उसे फिर से एक पर्पस दिया और हकुरो की लेगेसी अब भी सरवाइव कर रही है। फिर फाइनल सीक्वेंस में हम देखते हैं रीमरू स्माइल कर रहा होता है पीसफुली, हकुरो स्टैंड होता है प्राउडली, स्प्राइट हैप्पीली बिसाइड होती है अगेरा के, और अगेरा फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है अपने आप को। ये सीन एक्शन से ज्यादा आइडेंटिटी और लेगेसी के बारे में था। एक डीमन जो पहले ह्यूमन स्वॉर्ड्समैन था, फाइनली अपनी सोल को समझने लगा है। वही हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं, इमेजिन तुम एनिमी को सिर्फ मारते नहीं, उसकी सोल को थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक टॉर्चर करते हो। फाइट खत्म हो चुकी थी, अगेरा कामली बैटलफील्ड से वॉक अवे करता है जैसे
जैसे वो उसके लिए कुछ स्पेशल ना हो। और फिर एंट्रेंस होती है करेरा, अल्टीमा, टेस्टरोजा, 3 प्राइमोडियल एक साथ। और ऑनेस्टली पूरे सीन का वाइब इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। करेरा प्राउडली अगेरा को प्रेज करती है और वो कहती है वेल डन। लेकिन फनी पार्ट, उसने अगेरा की बैक पे स्लैप मारा और अगेरा लिटरली मर ही गया हो। फिर एटमॉस्फेयर सडनली चिल हो जाता है, टी टेबल से सेट हो जाती है, स्नैक्स सर्व होते हैं और मीनवाइल गार्शिया की सोल एक रेड ऑर्ब के अंदर ट्रैप हो जाती है। स्प्राइट कैजुअली वो ऑर्ब करेरा को देती है और बोलती है ये उस इडियट की सोल है। फिर अल्टीमा इंस्टेंटली इंटरेस्टेड हो जाती है क्योंकि गार्शिया ने रीमरू को इंसल्ट किया था और जो लोग अल्टीमा को अंडर एस्टिमेट करते हैं उनके लिए ये सीन नाइटमेयर है। वो स्माइल करते हुए बोलती है नाइस स्प्राइट, अब हम इसे पनिश करते हैं। इवन बेरीमारू इंटरफेरेंस नहीं करता उस बीच में क्योंकि गार्शिया ने लाइन क्रॉस कर दी थी। और फिर अल्टीमा स्टार्ट करती है अपनी कुकिंग, वो एक्टिवेट करती है क्रेज्ड वेंडेटा एक्सपिएशन। ये नॉर्मल पॉइजन नहीं था, ये सोल पॉइजन था, बॉडी ही नहीं स्पिरिट और एस्ट्रल एग्जिस्टेंस तक डिस्ट्रॉय कर देता है। इमेजिन करो तुम ऑलरेडी मर चुके हो, एस्केप भी नहीं कर सकते तुम और अब तुम्हारी सोल एंडलेस पॉइजन हो गई हो। गार्शिया लिटरली स्क्रीम करने लगा है और वो कहता है रुक जाओ और उसके अपोजिट अल्टीमा बस हंस रही होती है, प्योर जॉय कर रही होती है। वो ये वाली मूवमेंट था जहाँ सबको याद आया प्राइमोडियल क्यूट लग रहे होते हैं लेकिन वो एक्चुअली काफी ज्यादा स्कैरी होते हैं। और ऑनेस्टली अल्टीमा का प्लेफुल सैडिस्टिक साइड टेंसुरा का बेस्ट पर्सनैलिटी ट्रेट में से एक है। मीनवाइल करेरा टी एंजॉय कर रही होती है, टेस्टरोजा कामली ऑब्जर्व कर रही होती है, बेनीमारू बस टॉलरेट कर रहा होता है और गार्शिया की सोल सफरिंग सिमुलेटर में फंस चुकी है। वही हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं। ये सीन प्रूव करता है कि टेंसुरा के प्राइमोडियल्स सिर्फ मॉन्स्टर नहीं है, उनके पास लिटरली दिल भी नहीं होता। बैटल खत्म हो चुकी थी लेकिन एटमॉस्फेयर अभी भी टेंस था और इस टी ब्रेक के ड्यूरिंग टेस्टरोजा कैजुअली एक्सप्लेन करती है कि गार्शिया के साथ एक्चुअली हुआ क्या। और ऑनेस्टली जितना काम वो बोल रही थी उतनी ही हॉरिफाइंग सिचुएशन थी। वो एक्सप्लेन करती है कि अल्टीमा का पॉइजन सिर्फ बॉडी को डैमेज नहीं करता, ये सोल को कंटिन्यूअसली टॉर्चर करता है। मतलब गार्शिया की डेथ ऑलरेडी हो चुकी थी लेकिन सफरिंग भी स्टार्ट हुई थी। और टेस्टरोजा लिटरली स्माइल करते हुए बोलती है मे बी 1000 ईयर तक बाद उसकी सोल क्लीन हो जाएगी। और सबसे क्रेजी पार्ट, ये सब उसके लिए नॉर्मल कन्वर्सेशन थी। मीनवाइल गार्शिया साइलेंटली सफर कर रहा होता है, अल्टीमा एक्साइटेड थी, टेस्टरोजा भी एंजॉय कर रही होती है और बेनीमारू इंटरनली सोच रहा होता है ये तो थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया क्या। फिर फोकस शिफ्ट होता है स्प्राइट पर, वो एडमिट करती है कि ऑनेस्टली उसे खुद कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो जीत जाएंगे। अगेरा का ब्लेड ट्रांसफॉर्मेशन फेल होता तो उनके पास लिटरली प्लान बी भी नहीं था। और ये लाइन एक्चुअली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजुअली टेंसुरा फाइट्स इजी लगती हैं लेकिन होती नहीं है। स्प्राइट ऑलमोस्ट अपनी सेफ जोन से बाहर पुश कर रही होती है अपने आप को। और फिर अल्टीमा का बेस्ट लाइन आता है, वो स्माइल करते हुए बोलती है तुम्हें हम मरने ही नहीं देते। सिंपल लाइन बट टेरिफाइंग मीनिंग क्योंकि प्राइमोडियल अपने अलाइज को कैजुअली प्रोटेक्ट नहीं करते, दे ओवर प्रोटेक्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अल्टीमा रिवील करती है कि वो एंटायर बैटल सीक्रेटली मॉनिटर कर रही थी थ्रू स्प्राइट। मतलब अगर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाती प्राइमोडियल्स इंटरवेंशन इंस्टेंटली कर लेते। और ऑनेस्टली ये पूरा सीन एक्शन से ज्यादा कैरेक्टर डायनेमिक शो करता है। टेस्टरोजा उसकी काम इंटेलिजेंस शो करती है, अल्टीमा उसका प्लेफुल साइकोपैथ शो करता है, बेनीमारू रीजनेबल वॉरियर है और स्प्राइट नर्वस बट ग्रोथ है उसके अंदर। अगेरा रेकलेस स्वॉर्ड्समैन है और इसी वजह से टेंसुरा का कास्ट इतना ज्यादा एंजॉयबल लगता है। वहीं हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं, सीन स्टार्ट होता है जब करेरा का ग्रुप फाइनली रिलैक्स मोड में होता है। बाहर वॉर चल रहा होता है बट अंदर एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट पीसफुल लग रहा होता है, टी स्नैक कैजुअल कन्वर्सेशन। लेकिन रियलिटी में ये रूम पूरा मॉन्स्टर से फिल था। स्प्राइट सडनली नोटिस करती है शियोन अभी तक वापस नहीं आई और ऑनेस्टली वो थोड़ी वरीड हो जाती है उसके लिए। बट बेनीमारू इंस्टेंटली काम रिप्लाई देता है नो प्रॉब्लम देयर। उसके अकॉर्डिंग शियोन बस ओवर एक्साइटेड हो रही थी और सेम अटैक रिपीट कर रही थी। मतलब एवरीवन ऑलरेडी समझ चुके थे कि शियोन बैटल में फुल बजक मोड में होगी। फिर सीन सडनली इंटरेस्टिंग हो जाता है। स्प्राइट कैजुअली टेस्टरोजा से पूछती है तुम्हें गेट के बाहर क्या हो रहा है, कैसे पता तुम्हें। और टेस्टरोजा का आंसर पूरे एटमॉस्फेयर को चेंज कर देता है। वो कामली टी स्लिप करते हुए बोलती है ऑफ कोर्स मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। मतलब वो लिटरली बैटल मॉनिटर कर रही है, ऑफिशियल वो ऑब्जर्व कर रही है और शायद रीमरू की फाइट भी देख रही होती है विदाउट इवन बीइंग देयर। और जब करेरा को ये रियलाइज होता है कि वो इंस्टेंटली शॉक्ड हो जाती है। अल्टीमा भी जेलस फील कर रही होती है उससे क्योंकि अपरेंटली डियाब्लो भी ऐसा कर सकता है, टेस्टरोजा भी कर सकती है और उन्होंने बाकी लोगों को इनवाइट भी नहीं किया। और अल्टीमा चाइल्डिश रेज के साथ स्टार्ट होता है दैट्स अनफेयर टेस्टरोजा। ऑनेस्टली ये सीन हिलेरियस था बिकॉज एक साइड
टेरिफाइंग प्राइमोरियल्स हैं और दूसरी साइड एक्टिंग लाइक जेलस सिबलिंग्स। ये पूरा सीन एक्चुअली दिखाता है कि प्राइमोरियल बैटलफील्ड को भी कैजुअल हैंगआउट बना देते हैं। वही हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है बैटलफील्ड से वापस डीमन ऑफिसर्स की मीटिंग पर। जब शोए, शियोन और बाकी ऑफिसर अपना अपना गेट्स के अंदर फाइट कर रहे थे, तब बाहर करेरा, अल्टीमा, टेस्टरोजा, बेनिमारू और शोए की टीम सिचुएशन को मॉनिटर कर रही थी। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात रिवील होती है। टेस्टरोजा बताती है कि मॉस ने सीक्रेटली सभी गेट के अंदर अपने मॉनिटरिंग पॉइंट्स सेट कर दिए हैं। इसी वजह से वो लोग बिना अंदर घुसे भी बैटल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, अगेरा के गेट को क्लियर करने के बाद भी बेनिमारू और शोए किसी दूसरे गेट में एंटर कर ही नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये डायमेंशन विनर्स को टेम्परेरीली लॉ कर देता हो और डायरेक्ट इंटरफेरेंस अलाउ नहीं कर रहे थे। इससे सबको एक बात क्लियर हो गई थी, हर ऑफिसर को अपनी फाइट खुद ही फिनिश करनी होगी। तब डिस्कशन शियोन पर आ जाता है। एस्प्राइट थोड़ी कंसर्न होकर पूछती है कि शियोन की सिचुएशन कैसी चल रही होगी, क्योंकि वो काफी देर से गेट के अंदर है। बेनिमारू बिल्कुल रिलैक्स्ड नजर आता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग शियोन यूजुअल की तरह ओवर कॉन्फिडेंट है, लेकिन डेंजर में नहीं है। बस वो सेम अटैक्स रिपीट कर रही है और अभी तक अपोनेंट की वीकनेस प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड नहीं कर पाई। टेस्टरोजा भी सरप्राइजिंगली काम रहती है। वो कैजुअली रिवील करती है कि वो सिर्फ एस्प्राइट की रिपोर्ट पर डिपेंड नहीं कर सकती, वो खुद भी रीमरू की बैटल और सभी गेट्स की एक्टिविटी ऑब्जर्व कर रही थी। ये सुनते ही करेरा और अल्टीमा दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर बात सपोर्ट स्ट्रेटेजी पर आती है। सब डिसाइड करते हैं कि अगर किसी गेट के अंदर सिचुएशन अनएक्सपेक्टेडली खराब हो जाती है तो टेस्टरोजा इंटरवेंशन के लिए रेडी रहेगी। लेकिन ऑनेस्टली किसी को भी नहीं लगता कि उनके ऑफिसर इतने आसानी से हारने वाले हैं। जब करेरा को एक और वार्निंग मिली, बेनिमारू उसे याद दिलाता है कि उसका अपोनेंट कोंडो जैसा ऑर्डिनरी एनिमी नहीं होगा। वही कोंडो जैसा मॉश की रेप्लिकेशन को एक सिंगल बुलेट में डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये सुनकर रूम के अंदर थोड़ा एटमॉस्फेयर सीरियस हो जाता है। सबको समझ आ चुका था कि एम्पायर के टॉप फाइटर्स को अंडर एस्टिमेट करना बड़ी गलती होगी उनके लिए। और इसी टेंशन के साथ मीटिंग कंटिन्यू रहती है, जबकि हर गेट के अंदर टेम्पेस्ट के ऑफिसर अपनी जिंदगी की सबसे डेंजरस बैटल लड़ रहे होते हैं। वहीं हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं। जब बाकी ऑफिसर अपनी बैटल में बिजी थे, तब बैटलफील्ड के एक और गेट के अंदर एक बहुत डेंजरस फाइट शुरू होने वाली थी। करेरा अपने अपोनेंट की स्ट्रेंथ देखकर बिल्कुल पैनिक नहीं करती। अल्टीमा वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है। टेस्टरोजा भी उसे वार्न करती है कि अगर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाती है तो एस्प्राइट के थ्रू हेल्प मांग लेना हमसे। लेकिन करेरा का एटीट्यूड वही रहता है, उसे लगता है कि अभी सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है उसे। इसी बीच बाकी गेट्स पर अटैक दोबारा शुरू हो जाता है। शियोन अभी भी अपनी बैटल में बिजी रहती है, इसीलिए टोटल 5 गेट में एक साथ फाइट चल रही होती है। और फिर फाइट शिफ्ट होती है। शियोन के चेहरे पर अब वो यूजुअली चेयरफुल स्माइल नहीं कर रही। गेट के बाहर जो एनर्जेटिक और केयरफुल शियोन दिखती है, उसकी जगह वो डेंजरस वॉरियर के सामने खड़ी थी। उसके सामने थी मिनाजा, एम्पायर की सिंगल डिजिट वॉरियर में से एक, जो लुडारो को पर्सनल गार्ड में से एक है। मिनाजा ने शियोन को देख के टोंड मारा। उसने कहा कि शियोन ने उसके लिए बैटल को अननेसेसरी डिफिकल्ट बना दिया है, लेकिन शियोन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी नजर सीधा बैटलफील्ड पर पड़ी हुई इंसेक्टॉइड कॉर्पसेस पर पड़ जाती है। हंड्रेड्स ऑफ इंसेक्ट्स मॉन्स्टर पहले शियोन के हाथों मर चुके होते हैं। मिनाजा ने इन इंसेक्ट्स को अपने चिल्ड्रन कहती है, लेकिन शियोन ने इन इंसेक्ट्स को अपना एनिमी मारा और उन्हें मार डाला। और शियोन हंसते हुए जवाब देती है उसे ट्रेनिंग ग्राउंड में इनसे कहीं ज्यादा पावरफुल इंसेक्ट देखे हैं। यानी मिनाजा के मॉन्स्टर उसे बिल्कुल इम्प्रेस नहीं करते। ये सुनने के बाद मिनाजा भी गुस्सा हो जाती है। उसके लिए ये सिर्फ बैटल नहीं थी, ये उसके चिल्ड्रन और उसके प्राइड की फाइट थी। जितना ज्यादा शियोन उसे कैजुअली ट्रीट कर रही थी, उतना ही मिनाजा का एंगर बढ़ता जा रहा था। लेकिन शियोन का कॉन्फिडेंस देखकर उसके लिए बैटलफील्ड भी एक और चैलेंज लग रहा था। और मिनाजा जितनी भी रेज और प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करे, शियोन बिल्कुल भी पीछे हटने वाली नहीं थी। और इसी वजह से टेंसुरा की सबसे ब्रूटल फीमेल्स बैटल में से एक और भी ज्यादा इंटेंस होने लगती है, क्योंकि अगले मूवमेंट पे मिनाजा अपना असली इंसेक्ट फॉर्म टेरिफाइंग एबिलिटी रिवील करने वाली होती है, जबकि शियोन भी अपनी ट्रू पावर की तरफ बढ़ रही होती है। वहीं हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं। अब बैटल के बीच शियोन और मिनाजा की कन्वर्सेशन एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील करती है। मिनाजा के इंसेक्ट सोल्जर लगातार मरने के बाद भी शियोन बिल्कुल रिलैक्स नजर नहीं आती। वो कॉन्टिन्यूसली मिनाजा को याद दिलाती है कि ये पहली बार नहीं है जब उसने किसी पावरफुल इंसेक्टॉइड एनिमी का सामना किया है। तब शियोन को अचानक से राजुल याद आता है, वो
वॉरियर जिसने उसे पहले डिफीट किया था, शियोन रियलाइज करती है कि राजुल शायद ऑर्डिनरी इंसेक्टॉइड नहीं था, उसने अपना कंप्लीट फॉर्म यूज किया था और उसकी पावर भी मिनाजा के रेस से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। ये सुनते ही मिनाजा का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो मान लेती है कि राजुल वापस उसके ही वर्ल्ड में एक मेंबर था, लेकिन फिर भी वो एक और शॉकिंग बात बताती है। मिनाजा के अकॉर्डिंग राजुल ने अपनी रेस और लोगों को बिट्रे कर दिया था। जब एम्पायर लुडारो ने उन अग्रेसर्स को शेल्टर दिया था, तब राजुल ने उनके रूलर्स और अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। इसी वजह से मिनाजा उसे एक ट्रेटर और फूल मानती थी। शियोन को ये सब सुनकर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगा, लेकिन एक चीज उसके दिमाग में अटक जाती है, अगर राजुल अकेला नहीं था तो क्या और भी इंसेक्टॉइड रेस एग्जिस्ट करते हैं और क्या उनके लोग दूसरे वर्ल्ड में भी मौजूद हैं। मिनाजा फिर अपने असली वर्ल्ड के बारे में बताना शुरू करती है। वो एक्सप्लेन करती है कि उसका होम वर्ल्ड कई अलग अलग इंटेलिजेंट स्पीशीज से भरा हुआ है। अग्रेसर जैसे रेसेस अंडरवर्ल्ड गेट्स का उसे करके दूसरे वर्ल्ड में ट्रेवल कर सकते हैं। सिर्फ इंसेक्टॉइड ही नहीं, वहाँ साइक्रोपीड्स और भी मिस्टीरियस रेस एग्जिस्ट करती हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मिनाजा और उसकी रेस डीमन की तरह प्योर फिजिकल बीइंग नहीं थे, वो सेमी स्पिरिचुअल लाइफ फॉर्म थे। इसीलिए अलग वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होना और सरवाइव करना काफी ज्यादा आसान था उनके लिए। जितना ज्यादा मिनाजा बोलती गई उतना ही ज्यादा बड़ा पिक्चर सामने आता गया। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एम्पायर और टेम्पेस्ट के वॉर नहीं थी, इसके पीछे पूरी दुनिया, रेस और सिविलाइजेशन का कनेक्शन छुपा हुआ था। शियोन को आंसर मिल गया था, लेकिन उसका फोकस अभी भी बैटल पर था। उसके लिए अपना इम्पोर्टेंट चीज थी मिनाजा को हराना, और मिनाजा भी समझ चुकी थी कि सामने खड़ी ये पर्पल हेयर्ड ओनी कोई ऑर्डिनरी अपोनेंट नहीं है। अगले मूवमेंट उसकी फाइट को और भी ज्यादा डेंजरस लेवल पर जाने वाली होती है, क्योंकि मिनाजा अब अपनी ट्रू इंसेक्ट पावर रिवील करने वाली होती है, जबकि शियोन की इवोल्यूशन भी काफी ज्यादा करीब होती है। वही हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं। अब मिनाजा ने फाइनली अपने वर्ल्ड और अपनी रेस के बारे में सच बताना शुरू किया, और जो रिवील हुआ उसने शियोन को भी सरप्राइज कर दिया। मिनाजा एक्सप्लेन करती है कि उसके होम वर्ल्ड में सालों से गरीबी और फूड शॉर्टेज चल रही थी। इसी वजह से अग्रेसर नाम की रेस लगातार नए वर्ल्ड्स पर इन्वेड कर रही थी, ताकि वो अपने लोगों के रिसोर्स और टेरिटरी हासिल कर सके। और इंसेक्टॉइड यानी जाइंट इंसेक्ट्स वॉरियर इस इन्वेजन प्लान का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा थे। कुछ रेसेस ऐसी भी थी जो अग्रेसर की अपॉर्चुनिटी या फिर अथॉरिटी को मानने से मना कर देते हैं। तब शियोन को एक इम्पोर्टेंट बात याद आती है, राजुल वही इंसेक्ट वॉरियर जिसे उसने पहले डिफीट कर रखा था। शियोन सडनली कनेक्ट करती है कि राजुल शायद मिनाजा का ही वर्ल्ड से था, और शायद इसी वजह से रीमरू ने अपीटो या फिर जेगन को अडॉप्ट किया था। उसका इंट्यूशन उससे कह रहा था मिनाजा और राजुल के बीच कोई कनेक्शन जरूर है, और सरप्राइजिंगली उसका गैस बिल्कुल सही निकलता है। अब शियोन पहले से भी ज्यादा डीपली कनेक्टेड थी रीमरू और सील के साथ। सील कंटिन्यूसली बैटलफील्ड से इंफॉर्मेशन एनालाइज कर रहा था, शियोन को हिडन ट्रूथ समझाने में हेल्प कर रहा था। तब शियोन सीधा मिनाजा को चैलेंज करती है, तो मतलब तुम मेरे एनिमी हो। मिनाजा हंस पड़ती है, उसके लिए ये सब बस एक फॉर्मेलिटी थी, और फिर वो एक डेंजरस अनाउंसमेंट करती है। वो कहती है कि इतनी देर बात करने की वजह से उसके पास इनफ टाइम आ चुका है अपने चिल्ड्रन को वापस जिंदा करने के लिए। अचानक मिनाजा का बॉडी म्यूटेट होना शुरू हो जाता है। उसके लोअर बॉडी से मल्टीपल माउथ्स निकलने शुरू हो जाते हैं, और हर माउथ से नया इंसेक्ट एड प्रोड्यूस होने लगता है। ये उसकी टेरिफाइंग रिप्रोडक्शन एबिलिटी थी। मिनाजा कॉन्फिडेंट थी कि शियोन पहले ही थक चुकी है। उसके हिसाब से इतनी सारी इंसेक्ट की आर्मी को हैंडल करना इम्पॉसिबल था। वो प्राउडली अनाउंस करती है, चाहे तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, मेरे बच्चों की एंडलेस आर्मी को नहीं हरा सकते। लेकिन ये कॉन्फिडेंस सिर्फ कुछ सेकंड तक ही था। शियोन बस एक बार अपनी स्वॉर्ड गोरकी मारू वर्जन 2 को स्विंग करती है, और उस एक अटैक में सारे नए बॉर्न इंसेक्टॉइड इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ना कोई स्ट्रगल, ना कोई रेजिस्टेंस, सिर्फ एक फ्लैश और पूरी आर्मी खत्म। मिनाजा शॉक में जम जाती है। उसका एक्सप्रेशन विक्ट्री से सीधा हॉरर में बदल जाते हैं। उसने सोचा था कि उसके चिल्ड्रन अल्टीमेट वॉरियर बनेंगे, लेकिन वो पैदा होते ही मर गए। और तब पहली बार मिनाजा को रियलाइज होता है कि सामने वाली शियोन अब वो पुरानी शियोन नहीं रही। उसके पूरी पावर और उसके एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। और सबसे बुरी बात ये थी, बैटलफील्ड का मोमेंटम अब कम्प्लीटली शियोन की तरफ साइड हो चुका था। वहीं हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं। अब बैटलफील्ड एक डेंजरस लेवल पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि मिनाजा की असली पावर फाइनली रिवील होने वाली थी। मिनाजा की एबिलिटी काफी हद तक अपीटो की
मोथर्ली क्वीन एबिलिटी जैसे थी। उसकी स्पेशल पावर थी वो रेलियस रिजरेक्शन। इस स्किल की वजह से वो अपने मरे हुए इंसेक्ट चिल्ड्रंस को बार बार कंज्यूम करने के बाद रिवाइव कर पा रही थी। और सबसे खतरनाक बात, ये रिजरेक्शन प्रोसेस एम्परर लोडारो के अल्टीमेट एन्चेंटमेंट अल्टरनेटिव से भी और ज्यादा पावरफुल हो गए थे। अब इंसेक्ट को दोबारा जन्म लेने में लगभग कोई टाइम ही नहीं लग रहा था। बैटलफील्ड पर काउंटलेस इंसेक्टॉइड थे। हर एक इंसेक्ट ऑर्डिनरी मॉन्स्टर नहीं था। कई इंसेक्ट हाई लेवल मैजिक बॉर्न के लेवल थे और कुछ तो प्री अवेकन डीमन लॉर्ड क्लास तक पहुंच चुके थे। लेकिन शियोन के लिए ये सब कुछ एक इनकन्वीनियंस था। जितनी बार इंसेक्ट रिवाइव होते उतनी ही बार शियोन उन्हें दोबारा खत्म कर देती और उसकी मास्टर शेफ बेस्ड कॉम्बैट स्किल की वजह से रीबॉर्न स्टैक भी इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो जाते थे। मिनाजा समझ जाती है कि उसकी मोस्ट रिलायबल स्ट्रेटेजी कंप्लीटली फेल है उसके सामने। नॉर्मली अपोनेंट एंडलेस इंसेक्ट वेव्स देकर एग्जॉस्ट हो जाता है, लेकिन शियोन बिल्कुल डिफरेंट मॉन्स्टर निकली। गुस्से में आकर मिनाजा अपने चिल्ड्रन की पावर डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेती है और उसकी स्ट्रेंथ को अपने अंदर मर्ज करने के बाद अपने बैटल को एक्टिवेट कर देती है। अब वो खुद बैटल फील्ड में उतर जाती है। शियोन भी एक्साइटेड हो जाता है। उसने तुरंत अपनी डिवाइन ब्लेड गोरकी मारू वर्जन 2 रेडी कर ली होती है और फिर शुरू होती है डुअल। एक तरफ इंसेक्ट क्वीन मिनाजा, दूसरी तरफ है रिमरू की स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर में से एक शियोन। दोनों की क्लास भी बैटल फील्ड का एटमॉस्फेयर बदल देती है। अटैक के बाद अटैक एक्सचेंज होने लगते हैं। कभी मिनाजा अपर हैंड लेती है, कभी शियोन प्रेशर क्रिएट करती है उसके ऊपर। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, शियोन मिनाजा को हिट तो कर रही थी लेकिन मिनाजा की रेस जनरेशन ऑलमोस्ट इंसेंट थी। जितना ज्यादा डैमेज होगा उतनी ही जल्दी हील हो जाती है वो। दूसरी तरफ शियोन के अटैक्स मिनाजा के एक्सोस्केलेटन आर्मर को प्रॉपर्ली डैमेज भी नहीं कर पा रहे थे। उसका आर्मर अल्टीमेट एन्चेंटमेंट लेजेंड क्लास आर्मर और मल्टीपल डिफेंसिव एबिलिटी से स्टैक्ड थी। इवन गॉड क्लास वेपन भी उसे आर्मर को ब्रेक करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी क्रिएट होती। मिनाजा स्पीड में सुपीरियर थी, शियोन स्ट्रेंथ में सुपीरियर थी, मिनाजा डिफेंस में स्ट्रॉन्गर थी और शियोन हीलिंग में। यानी बैटल कंप्लीटली बैलेंस हो चुकी थी। बैटल बार बार अटैक शुरू हो गए थे उस बैटल में, लेकिन हर बारी मिनाजा रिकवर कर लेती थी और मिनाजा भी फ्रस्ट्रेटेड होने लग जाती है। तुम बहुत जिद्दी हो, लेकिन शियोन भी पीछे हटने वाली नहीं थी। उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, मिनाजा का एक्सोस्केलेटन में से एक वीकनेस ढूंढना चाहता था। एक छोटी सी क्रैक, एक टिनी ओपनिंग, बस एक मौका मिल गया और फिर मास्टर शेफ बाकी का काम कर देगा। इसीलिए चाहे बैटल कितनी भी लंबी हो, शियोन कंटिन्यूअसली प्रेशर बनाए रखती है और धीरे धीरे बैटल का मोमेंटम बदलने लग जाता है। वहीं हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं। अब तक शियोन और मिनाजा की फाइट ऑलमोस्ट इक्वल लग रही थी, लेकिन इसी बैटल के बीच में शियोन की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला था। मिनाजा समझ चुकी थी अगर शियोन उसके आर्मर में एक छोटी सी क्रैक भी बना दी तो मास्टर शेफ स्किल उसका काम तमाम कर देगी। इसी वजह से वो हर पॉसिबल वीकनेस को कवर करने की कोशिश करती है। लेकिन जितनी देर बैटल चली उतना ही मिनाजा को रियलाइज होने लगा कि शियोन को अंडरस्टैंडिंगली करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी और वो कहती है मैं यकीन नहीं कर सकती इस फॉर्म में भी वो ये मेरे बाहर लड़ रही है। मिनाजा के पास सुपीरियर स्पीड थी, अल्टीमेट एन्चेंटमेंट था, लेजेंडरी क्लास डिफेंस था और लगभग एंडलेस रीजनरेशन भी थी उसके पास। और सिर्फ एक तरीका था, बल्कि धीरे धीरे प्रेशर भी बिल्ड होने लग गया था उसके ऊपर। शियोन भी फ्रस्ट्रेटेड थी, वो चाहती थी कि एक ही बार में मिनाजा को काट कर बैटल खत्म कर दे, लेकिन हर अटैक के बाद मिनाजा रिकवर कर लेती। इसी दौरान शियोन को पहली बार एहसास हुआ कि शायद उसे सिर्फ ताकत से नहीं दिमाग से भी लड़ना पड़ेगा और तब उसके दिमाग में रिमरू की बातें याद आने लगती हैं। वही क्वेश्चंस जो रिमरू ने उसे इवोल्यूशन के रिवॉर्ड देते वक्त पूछी थी। उस वक्त शियोन ने उन बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। उसने बस सोचा था जो रिमरू सामा देंगे वो एक्सेप्ट कर लूंगी। लेकिन अब बैटलफील्ड के बीच में एक अजीब सी आवाज उसके अंदर गूंजती है। ये आवाज किसी और की नहीं, सील की थी। सील जो अब रिमरू के अल्टीमेट स्किल का अनकॉन्शियसनेस था, शियोन को ऑब्जर्व कर रहा था वो। और फिर सील बोलता है तुम्हारे पास बहुत पोटेंशियल है, मैंने बहुत पॉसिबिलिटीज एग्जामिन की है और अब मैं तुम्हारे लिए सबसे सुइटेबल इवोल्यूशन चूज कर ली है। शियोन पहले थोड़ी कंफ्यूज होती है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसे याद आता है कि उसके सब दोस्त इवॉल्व हो चुके हैं। बेनिमारू एक पावरफुल फ्लेम सोल ऑग्रे बन चुका है, दूसरे एग्जीक्यूटिव भी स्ट्रॉन्ग होने लगे हैं, लेकिन शियोन वो अभी भी एक ऑर्डिनरी ओनी ही थी और शायद इसी वजह से उसकी ग्रोथ अब तक रुकी हुई थी। लेकिन सील के पास एक अलग प्लान था, एक ऐसी इवोल्यूशन जो स्पेसिफिकली शियोन के लिए डिजाइन की गई हो। बैटल
फील्ड में मिनाजा अभी भी कॉन्फिडेंट दिख रही थी। उसे लग रहा था कि फाइट उसके कंट्रोल में है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ी पर्पल हेयर्ड वॉरियर अब कुछ ही पलों में कम्प्लीटली डिफरेंट एग्जिस्टेंस बनने वाली थी। एक ऐसी इवोल्यूशन जो सिर्फ शियोन को स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि उसकी बॉडी, सोल, कॉम्बैट एबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। वहीं हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं और यहीं से बैटल का पूरा फ्लो बदल जाता है, क्योंकि शियोन ने सिर्फ पावर अप नहीं लिया था बल्कि कम्प्लीटली नई एग्जिस्टेंस में इवॉल्व हो गई थी। शियोन के दिमाग में एक बात क्लियर थी, उसके लिए मिनाजा को हराने के लिए और ज्यादा पावर की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ और जग रहा था, जैसे उसकी सोल खुद किसी नए लेवल तक पहुंचने चाहती हो। और तब सोल कॉरिडोर एक्टिवेट हो जाता है। सील ने डायरेक्टली शियोन को इवोल्यूशन प्रोसेस को एनालाइजेशन शुरू कर दी होती है। उसके लिए काउंटलेस पॉसिबिलिटीज को चेक करने के बाद सील ने फाइनल डिसीजन सुनाया। बेटल सोल ऑग्रे एक ऐसी स्पीशीज जो नॉर्मल इवोल्यूशन से बहुत आगे थी, एक हाई लेवल केओस एलिमेंटल, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये स्पीशीज रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ में अनमैच थी। शियोन बिना ज्यादा सोच विचार किए पूरा डिसीजन सीन पर छोड़ देती है, जैसे हमेशा रिमरू और सील पर ट्रस्ट करती आई थी। तभी मिनाजा सडनली कुछ अजीब फील करती है। उसे शियोन के अंदर से निकलती हुई ओवरवेलमिंग ऑरा महसूस होता है और पहली बार मिनाजा सच में नर्वस हो जाती है। ये क्या है? क्या तुम अब तक अपनी असली पावर छुपा रही थी? लेकिन सच और भी शॉकिंग था, शियोन पावर छुपा नहीं रही थी, वो उस मूवमेंट पे इवॉल्व हो रही थी। पर्पल लाइटनिंग और केओटिक एनर्जी के बीच में उसका स्पिरिट उसके फिजिकल बॉडी को सरपास करने लगता है और फिर इवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। शियोन ऑफिशियली बैटल सोल ऑग्रे में कन्वर्ट हो जाती है। उसका पूरा एग्जिस्टेंस रीराइट हो जाता है, बॉडी स्ट्रॉन्गर हो जाती है, सोल उसकी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाती है और उसके मैजिक्यूल्स भी और भी ज्यादा बढ़ चुके होते हैं और कॉम्बैट एबिलिटी भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। अब उसके पास सिर्फ ब्रूट फोर्स ही नहीं थी, उसके पास अटैक डायरेक्टली फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों लेवल पर डैमेज कर सकती थी अब वो। और इनफाइनाइट रीजनरेशन की वजह से उसे डिस्ट्रॉय करना लगभग इम्पॉसिबल हो चुका था। उसकी बॉडी भी कम्प्लीटली ऑप्टिमाइज हो चुकी थी। सारी फटीग, सारी एग्जॉस्शन, सारी बैटल फील्ड की डैमेज एक इंस्टेंट में हील हो जाती है। शियोन को ऐसा फील हुआ जैसे वो नई जिंदगी लेकर वापस आई हो, फ्रेश, स्ट्रॉन्गर और पहले कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर। उसे अपनी डिवाइन ब्लेड गौरी की मारू वर्जन 2 को दोबारा उठाया और फिर मिनाजा की तरफ देखकर कामली मुस्कुराई और वो कहती है, मैंने तुम्हें काफी वेट कराया लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ खेल खत्म करती हूँ। अब तक कॉन्फिडेंस दिखाने वाली मिनाजा भी समझ गई थी सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी है, लेकिन उसका ईगो अभी तक टूटा नहीं था, क्योंकि वो और भी ज्यादा गुस्सा और जवाब देती है। वो उसे, बकवास मत करो, अगर तुम अपनी पावर छुपा रही तो ये अनफेयर है। लेकिन शियोन के लिए ये आर्ग्यूमेंट मीनिंगलेस था। उसकी नजर में वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी और अब वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट मॉन्स्टर बन चुकी थी। बैटल फील्ड पर खड़ी दोनों वॉरियर के बीच पावर गैप एक पल में रिवर्स हो चुका था और मिनाजा को अभी तक इसका पूरा अंदाजा भी नहीं था। वहीं हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं और बस यहीं पर मिनाजा की सारी उम्मीद टूट गई। जो बैटल अब तक इवनली मैच लग रही थी वो एक ही अटैक में खत्म हो गई। बैटल सोल ऑग्रे बनने के बाद शियोन ने अपनी असली पावर रिवील कर दी, लेकिन मिनाजा अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने गुस्से में अपना बॉडी और भी ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर लिया। इस ट्रांसफॉर्मेशन की कीमत भी बहुत बड़ी थी। वो अपनी ही लाइफ स्पेन सेक्रीफाइस कर रही थी, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए सिर्फ एक चीज इम्पोर्टेंट थी, शियोन को मारना। मिनाजा अपने इंसेक्ट और एम्परर लुडारो की अल्टीमेट इंचेंटमेंट अल्टरनेटिव की फुल पावर रिलीज कर देती है और पहली बार वो चीखकर कहती है, जो हमारे सेफ हेवन को छीनने की कोशिश करेगा वो दर्द में मरेगा। उसका फाइनल ट्रम्प कार्ड एक्टिवेट होने वाला था, एक फॉरबिडन अटैक, एक ऐसा मूव जो पूरी बैटल फील्ड का रिजल्ट बदल सकता है, केओटिक फेट। लेकिन मिनाजा अपनी टेक्निक कम्प्लीटली भी पढ़ नहीं पाती। उसके अटैक एक्टिवेट होने से पहले ही शियोन मूव करना स्टार्ट कर देती है। उसके अगले ही इंस्टेंट सब कुछ खत्म, ना कोई फ्लैशी क्लैश, ना कोई लॉन्ग एक्सचेंज, ना कोई ड्रामेटिक स्ट्रगल, सिर्फ एक स्लैश, एक ही स्लैश में और मिनाजा का अल्टीमेट अटैक एक्टिवेट होने से पहले ही टूट जाता है। उसका बॉडी काउंटलेस पीसेस में कट हो जाता है, हर तरफ फ्लैश और ब्लड बिखर जाता है। मिनाजा समझ ही नहीं पाती कि क्या हुआ। उसकी आंखों में सिर्फ शॉकनेस थी और वो कहती है, वो तुमने क्या किया? लेकिन शियोन का जवाब और भी ज्यादा कोल्ड था, तुम दोनों बहुत ज्यादा बोलते हो। ये लाइन सिर्फ इंसल्टेड नहीं थी, ये फैक्ट था। मिनाजा इतनी देर से प्लान एक्सप्लेन कर रही थी और शियोन ने सिर्फ एक ओपनिंग चाहिए थी। बैटल सोल ऑग्रे इवोल्यूशन के बाद शियोन की स्पीड, स्ट्रेंथ और डिस्ट्रक्टिव पावर इतनी बढ़ गई थी कि मिनाजा उसकी मूवमेंट को देख भी नहीं पाई। अब जो बैटल पर बचा था वो सिर्फ मिनाजा का टूट चुका बॉडी था। उसका हेड अलग पड़ा था, उसका बॉडी अलग था
था और उसकी सारी एम्बिशंस भी उसके साथ बिखर चुकी थी। पहली बार मिनाजा को समझ आया कि वो बैटल पहले ही हार चुकी थी। जिस मोमेंट शियोन इवॉल्व हुई थी उस मोमेंट से रिजल्ट डिसाइड हो गया था। शियोन उसकी तरफ देखकर ऑलमोस्ट इमोशनलेस एक्सप्रेशन के साथ पूछती है, क्या तुम्हें हेल्प चाहिए? ये सिंपैथी नहीं थी, ये डोमिनेंस था। एक वॉरियर का कॉन्फिडेंस, एक विनर का कॉन्फिडेंस। और मिनाजा के लिए ये सब पेनफुल मोमेंट था क्योंकि अब उसे फाइनली रियलाइज हो गया था कि उसका सामना किसी नॉर्मल पोनी से नहीं था बल्कि एक कम्प्लीटली इवॉल्व मॉन्स्टर से था। और इसी वजह से एज अ अपोनेंट शियोन मिनाजा के लिए सबसे वर्स्ट पॉसिबल मैच साबित होती है। वही हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं और इसी के साथ मिनाजा की कहानी यहीं खत्म हो गई। शियोन के फाइनल अटैक के बाद मिनाजा की एनर्जी कम्प्लीटली खत्म हो चुकी थी। उसका बॉडी टूट चुका था, उसका सपने टूट चुके थे और उसकी लाइफ भी खत्म होने वाली थी। मरते वक्त मिनाजा बस एक ही शब्द बोल पाई, इंसेक्ट लॉर्ड। ये टाइटल कोई ऑर्डिनरी टाइटल नहीं था, इसके पीछे शायद उसकी रेस, उसके वर्ल्ड और फ्यूचर स्टोरी से जुड़ा हुआ शायद बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ था। लेकिन टिपिकली शियोन स्टाइल में उसने ही बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका रिएक्शन था, मुझे क्या, ये मेरे प्रॉब्लम नहीं है। और बस जिस अग्रेसर ने इंसेक्टोइड के लिए इतना पैराडाइज बनाने का सपना देखा था, जिसने एम्परर लुडारो को प्रोटेक्शन में अपनी रेस के लिए फ्यूचर क्रिएट करना चाहता था, वो अपने गोल अचीव करने से पहले एग्जिस्टेंस से रेज हो गई। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। अब फोकस शिफ्ट होता है बैटलफील्ड के एक और डेंजरस कॉर्नर पर, वेरॉन वर्सेस मार्को। और यहाँ सिचुएशन काफी ज्यादा शॉकिंग थी। याद रखो, वेरॉन कोई नॉर्मल डीमन नहीं था, वो 7 डीमन पियर्स में से एक है, एक ड्यूक रैंक डीमन और 4000 साल से भी ज्यादा टाइम तक अनडिफीटेड रहा। लेकिन अब वो घटना पर आ चुका था और उसके सामने खड़ा था मार्को। मार्को ने अपनी यूनिक स्किल अडेप्टर और लुडारो की अल्टीमेट इंचेंटमेंट अल्टरनेट को कॉम्बाइन करके कोंडो के पावर कॉपी करने का स्टार्ट करा। उसने कोंडो को मिमिक करना स्टार्ट कर दिया और स्ट्रेंथ भी इसी वजह से वो वेरॉन को डोमिनेट कर रहा था। नॉर्मली किसी और अपोनेंट के अगेंस्ट वेरॉन कभी जाता तक भी नहीं और ना ही जी सकता था, लेकिन मार्को के पास कोंडो लेवल एबिलिटीज थी और ये बैटल वेरॉन के लिए एक्सपेक्टेड से भी कहीं ज्यादा डिफिकल्ट बन चुकी थी। फिर भी एक चीज नहीं बदली, वेरॉन का कॉन्फिडेंस, चाहे वो घुटने पर आ जाए, चाहे उसकी कॉन्फिडेंशन कितनी भी ज्यादा गिर जाए, उसके चेहरे पर डर का नाम बिल्कुल भी नहीं आता। एक्चुअली वो अंदर ही अंदर एंजॉय कर रहा होता है क्योंकि उसके पास अपनी मास्टर अल्टीमा और बाकी ऑफिसर के सामने ओपनली डिक्लेयर किया था कि मैं जीतूंगा और वेरॉन अपने वर्ड्स पर खड़ा उतरना चाह रहा होता है। इस पैनल का सबसे इमोशनल मूवमेंट भी यहीं आता है। मिनाजा के लास्ट वर्ड याद आते हैं। वो अपने बच्चों के लिए रो रही थी, अपने सपनों के लिए रो रही थी और शियोन उसे कहती है, मुझे अफसोस है लेकिन तुम्हारी उम्मीद पहले ही खत्म हो चुकी थी। शियोन एक्सप्लेन करती है कि उसकी नई एबिलिटी कियोटिक फेड ऑलरेडी बैटलफील्ड के हर लिविंग बीइंग को अफेक्ट कर चुकी थी। मतलब चाहे मिनाजा सर्वाइव भी कर जाती, उसके इंसेक्ट चिल्ड्रन कभी वापस नहीं आ पाते। और फिर भी शियोन उसके लिए थोड़ी सिंपैथी फील करती है, लेकिन मिनाजा का जवाब भी उतना ही स्ट्रेटेजिक होता है। वो कहती है, तुम बहुत दयालु हो लेकिन तुम कभी हमारे इंसेक्ट लॉर्ड को नहीं हरा सकती। और इसी लाइन के साथ एक नया मिस्ट्री इंट्रोड्यूस हो जाता है। आखिरी ये इंसेक्ट लॉर्ड कौन है और ये अग्रेसर वर्ल्ड का रूलर है या फ्यूचर आर्क में नेक्स्ट मेजर विलन? अभी इसका जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन एक बात क्लियर थी, मिनाजा की बैटल खत्म हो चुकी थी और अब स्पॉटलाइट शिफ्ट होने वाली होती है वेरॉन और मार्को की डेडली शोडाउन पर, जहाँ एक 4000 साल पुराना डीमन पेयर अपनी रेपुटेशन, अपनी लॉयल्टी और अपनी प्राइड को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहा था। वहीं हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं, जब सबको लगा कि वेरॉन हारने वाला है तब असली वेरॉन सामने आना शुरू हुआ। मार्को कॉन्फिडेंटली वेरो को देखता हुआ बोलता है, डीमन तुम्हारा नाम वेरॉन है ना, मैं मान लेता हूँ तो मैं काफी अच्छा ट्राई किया, लेकिन अब बस करो, जो भी तुम दिखा सकते हो उसे हैंडल करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। और सच कहें तो मार्को का कॉन्फिडेंस जस्टिफाई भी था, उसके पास कोंडो लेवल पावर थी, वेरॉन की मैजिक यूज उसे काफी कम थे और अभी तक बैटल में मार्को क्लियरली अपर हैंड दिखा रहा था। लेकिन फिर वेरॉन एक ऐसी बात बोलता है जो मार्को को कंफ्यूज कर देती है। वेरॉन कहता है कि तुम्हारा एनालिसिस सही है क्योंकि मैं अभी तक अपनी असली पोटेंशियल दिखाई नहीं है। तो मैं मार्को शॉक हो जाता है और वो कहता है, क्या? उसके लिए बात इम्पॉसिबल थी ये वाली, क्योंकि उसकी नजर में वेरॉन और उसके बीच का गैप हेवन और अर्थ जैसा था। फिर वेरॉन हंसने लगता है और बोलता है, किसी और की नकल करके तुम मुझसे नहीं बच सकते। मार्को तुरंत जवाब देता है, तुम्हारा मतलब क्या है? जब वेरॉन एक साइकोलॉजिकल जवाब देता है, एक नकली चीज, ऐसी चीज के बारे में जो हो ही नहीं सकती। यानी वेरॉन इनडायरेक्टली कहना चाहता है कि चाहे मार्को ने कोंडो की पावर कॉपी ही कर ली हो, चाहे
उसका अपीयरेंस और एबिलिटी मिमिक कर ले, लेकिन वो कभी कोंडो नहीं बन सकता और ना ही असली वेरॉन के लेवल तक जा सकता है। फिर वेरॉन कहता है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे हिसाब से सबसे परफेक्ट आर्ट क्या है। और ये बोलते हैं वो अपनी नई पावर एक्टिवेट करता है, लेकिन उसे पहले स्टोरी हमें वेरॉन के पास की एक इम्पोर्टेंट ग्लिम्स दिखती है। वेरॉन सिर्फ एक डीमन पियर्स नहीं था, वो लिटरली अल्टीमा का पर्सनल बटलर था। हजारों साल तक उसने अल्टीमा की हर जरूरत, हर ख्याल का ध्यान रखा, उसकी सिक्योरिटी, उसकी प्लानिंग, उसकी पर्सनल मैनेजमेंट, सब कुछ। सिर्फ कुकिंग का काम जोंडो करता था, बाकी पूरा हाउस होल्ड वेरॉन संभालता था। और यही एक इंटरेस्टिंग डिटेल मिलती है, वेरॉन के लिए कॉम्बैट सिर्फ स्ट्रेंथ का गेम नहीं था, उसके लिए हर काम, हर मूवमेंट, हर स्ट्रेटेजी एक आर्ट फॉर्म थी। इसीलिए जब मार्को उसके सामने कोंडो की कॉपी लेकर खड़ा था, वेरॉन को गुस्सा नहीं आया, उसे इंसल्ट फील नहीं हुई, क्योंकि उसके नजदीक लिमिटेशन और ओरिजिनलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। और अब जब वेरॉन ने अपनी नई स्किल एक्टिवेट कर दी है, बैटल का पूरा फ्लो बदलने वाला था। मार्को अभी तक समझ रहा था कि वो कंट्रोल में है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस डीमन को वो कॉर्नर कर चुका था, वो डीमन अगले ही कुछ मूवमेंट में बैटल फील्ड को उलट पुलट करने वाला था। और यहाँ से वेरॉन वर्सेस मार्को की असली फाइट शुरू होती है। वहीं हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं, जब शियोन अपनी डेडली बैटल में बिजी थी, तब दूसरी तरफ रीमरू का शैडो वॉरियर भी अपना काम कर रहा था। सिर्फ रीमरू के लिए अपनी लॉयल्टी को और भी स्ट्रॉन्ग महसूस करते हुए शोई बिना एक सेकंड वेस्ट किए गेट के अंदर घुस गया। और जैसे ही वो अरीना के सेंटर में पहुंचा, उसके सामने खड़ा था एक और डेंजरस अपोनेंट, गार्डनर, एम्पायर का 4th रैंक सिंगल डिजिट सोल्जर, एक ऐसा वॉरियर जिसे एम्परर लुडारो की पर्सनल प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। गार्डनर ने शोए को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम मेरे अपोनेंट हो, चलो पहले इंट्रोडक्शन हो जाए। शायद हम ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे, लेकिन उम्मीद है कि मुझे तुम एंटरटेन करोगे। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस नहीं, सीधा एरोगेंस दिख रहा था। वो शोए को अंडर एस्टिमेट कर रहा था, लेकिन शोए जैसे हमेशा बिल्कुल काम रहता है, बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस। उसने गार्डनर की पूरी स्पीच सुनने के बाद सिर्फ एक ठंडी सांस छोड़ी और फिर बोला, मतलब मुझे तुम्हें खत्म करने के लिए अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट करना पड़ेगा बस। ये एक लाइन सीधा गार्डनर के ईगो पर सीधा अटैक थी। गार्डनर तुरंत इंट्रेट हो गया और पूछता है, वो क्या कहा तुमने? तब शोए ने अपना नाम बताया और फिर एक अनएक्सपेक्टेड ऑफर दिया, अगर तुम सरेंडर कर दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। गार्डनर हंस पड़ता है, वो बोलता है ऑफ कोर्स। उसके लिए ये इंसल्ट से कम नहीं था ये जवाब। उसकी नजर में शोए एक इंटेलिजेंस ऑफिसर था, कोई फ्रंटलाइन वॉरियर नहीं था। गार्डनर फिर तुरंत मरते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कोंडो, तुम पर रिसर्च कर रहा था, तुम मॉन्स्टर्स के इंटेलिजेंस ब्यूरो को चलाते हो ना, तो तुम डायरेक्ट कॉम्बैट के लिए सुइटेबल नहीं हो। उसे लग रहा था कि शोए सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करने वाला बंदा है, रियल बैटल फील्ड उसके बस की बात नहीं है। लेकिन गार्डनर के एक बात बड़ी गलती थी ये उसके लिए, जितना वो बोल रहा है उतना ही ज्यादा इंफॉर्मेशन शोए कलेक्ट कर रहा था उससे। सिर्फ कुछ मूवमेंट में ही शोए ने गार्डनर की फाइटिंग स्टाइल, उसकी एबिलिटीज और उसकी वीकनेस का अंदाजा लगा लिया था। फाइनली शोए ने बोर होके कहा, इडियट, बहुत बकवास हो गई, अब फाइट शुरू करते हैं। ये लाइन सुनते ही गार्डनर सीधा अटैक कर देता है, अपनी तलवार निकालकर वो रेकलेस स्पीड से शोए पर चार्ज करता है। लेकिन गार्डनर को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वो जिस आदमी को वीक समझ रहा होता है, वो ऑलरेडी पूरी स्ट्रेटेजी पढ़ चुका होता है उसकी। और अब बैटल ऑफिशियली शुरू हो चुकी होती है। एक तरफ एम्पायर का 4th रैंक सिंगल डिजिट गार्डनर और दूसरी साइड टेम्पेस्ट का शैडो असैसिन शोए। लेकिन असली शॉक अभी बाकी था, क्योंकि अगले ही मूवमेंट में गार्डनर का समझ आने वाला था कि इंटेलिजेंस और असैसिनेशन में मास्टर शोए को अंडर एस्टिमेट करना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ी मिस्टेक बन जाएगी। वहीं हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं, और बस कुछ ही सेकंड में गार्डनर को समझ आ गया कि उसने गलत इंसान को अंडर एस्टिमेट कर दिया। फाइट शुरू होते ही गार्डनर ने अपनी अजोर ड्रैगन ब्लेड निकाल ली। ये कोई ऑर्डिनरी स्वॉर्ड नहीं थी, बड़ी हैवी एंड एक्सट्रीमली डेंजरस वेपन थी, जो उसके हाथों में एक मास्टरपीस बन जाती थी। गार्डनर ने लाइटनिंग फास्ट स्वॉर्ड स्ट्राइक की बारिश कर दी, स्ट्रेंथ, स्पीड और टेक्निक का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन शोए के लिए ये सिर्फ काफी नहीं था। एक पल में शोए शैडो में घुस गया और गार्डनर की तलवार हवा में ही रह गई। उसका मोमेंटम टूट गया, बैलेंस बिगड़ गया और वही मूवमेंट शोए वेट कर रहा था। अचानक शैडो के अंदर से बुलेट निकली और सीधा गार्डनर के सीने पे जा घुसी। गार्डनर खून उगलते हुए पीछे गिर जाता है। उसके चेहरे पर पहली बार शॉक था। तब रिवील होता है कि शोए ने सिर्फ शैडो मूवमेंट ही नहीं यूज किया, उसने एक वॉल्थर P99 हैंडगन भी यूज करी। ये एक प्रोटोटाइप गन में से एक थी जो केनजिन ने रीमरू के ऑर्डर पर बनाई थी और शोए ने
सीक्रेटली प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी उसकी शैडो के अंदर से, और उसने फायर किया था और उसका रिजल्ट उसे काफी ज्यादा अच्छा मिला था। एक परफेक्ट असैसिनेशन शॉट सीधा हार्ट पर हिट किया उसने। शोए कामली सामने आता है और कहता है हाँ काफी ज्यादा आसान था, उसकी साइकोलॉजी सिंपल थी, चाहे अपोनेंट कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, अगर उसे ऑफ गार्ड पकड़ लो तो एक ही अटैक काफी होता है। और इस बात पर उसकी स्ट्रेटेजी परफेक्ट काम कर गई थी। लेकिन असली स्कैरी पार्ट रिवील होता है, ये नॉर्मल बुलेट नहीं थी। इस बुलेट में शोए ने अपनी मल्टीपल एबिलिटीज इन्फ्यूज करी थी। अल्ट्रा स्पीड, इंस्टा किल, पॉइजन, पैरालिसिस, कोरोजन, सब कुछ एक ही शॉट में। बुलेट डजन्स ऑफ टाइम स्पीड ऑफ साउंड से ट्रेवल कर रही थी और इम्पैक्ट के बाद सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं, स्पिरिचुअल बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर सकती थी। यानी थ्योरेटिकली गार्डनर का बचना इम्पॉसिबल था। और इसी वजह से शोए रिलैक्स्ड होकर गेट की तरफ चलने लगता है। उसे लगता है कि बैटल खत्म हो चुकी है, गार्डनर मर चुका है, मिशन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है, तो मैं अपने गार्ड नीचे कर दिए फुल। शोए की आंखें शॉक हो चुकी थी। अगले ही सेकंड गार्डनर की अजोर शॉर्ट ब्लेड सीधा शोए के सीने से चीर देती है। खून हवा में बिखर जाता है और पहली बार पूरी फाइट में शोए सरप्राइज हो जाता है। गार्डनर खून से लथपथ होकर भी काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और कहता है वो हाँ ये ट्रिक इतनी अनोइंग होती है, पता चला तुम्हें, स्मार्ट लोगों को मारने के लिए परफेक्ट है ये, लेकिन जब सब कुछ एक ही अटैक में डिसाइड हो जाए तो मजा किस बात का। और यहीं पर बैटल एक शॉकिंग टर्न ले लेती है। जिस गार्डनर को सबने डेड मान लिया था वो अभी भी जिंदा है, और जिस शोए ने सोचा था कि उसने मैच जीत लिया, उसके सीने में अब गार्डनर की तलवार घुस गई थी। वही हमने पैनल में देखते हैं, जिस गार्डनर को शोए ने अभी तक मार दिया था वो अचानक दोबारा खड़ा हो गया और गार्डनर मुस्कुराकर बोलता है तुम जानते हो शोए के सामने उसकी लाश भी जमीन पर पड़ी थी, लेकिन गार्डनर खुद बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा था। पहली नजर में ये इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन इसका रीजन था उसकी स्पेशल एबिलिटी पैरेलल एग्जिस्टेंस। ये एबिलिटी गार्डनर को लुडारो के अल्टीमेट एन्चेंटमेंट अल्टरनेटिव से मिली थी। इस पावर की वजह से वो एक ही वक्त पर दो रियल बॉडीज को मेंटेन कर सकता है। ध्यान रहे ये नॉर्मल क्लोन या इल्यूजन नहीं है, दोनों बॉडीज असली थी, इसलिए एनिमीज के लिए असली और नकली में फर्क बताना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। गार्डनर प्राउडली एक्सप्लेन करता है कि उसकी यूजुअल स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा सिंपल होती है, पहले अपोनेंट को ट्रैप में फंसाओ, फिर एक बॉडी को डिकॉय बनाओ और असली बॉडी से अटैक करो। सिंपल लेकिन डेडली। लेकिन गार्डनर एक और बात एडमिट करता है कि उसे लोगों को इंस्टेंटली मारना ज्यादा पसंद था, वो अननेसेसरी टॉर्चर या ड्रामा में बिलीव नहीं रहता, उसके लिए इफेक्टिव किलिंग सबसे ज्यादा मैटर करती है। फिर गार्डनर शोए को देखकर टोंट मारते हुए बोलता है हे तुम अभी भी जिंदा हो, ऑल राइट। उसे लगता है कि उसने शोए को सक्सेसफुली सरप्राइज कर दिया है और अब विक्ट्री अभी भी पॉकेट में है। लेकिन इसी मूवमेंट पर शॉकिंग रिवील होता है। नरेशन बताता है कि गार्डनर जिस शोए को अटैक कर रहा होता है वो अभी असली शोए नहीं था। गार्डनर ने कान के पास एक ठंडी आवाज गूंजती है, आई न्यू इट, और अगले ही सेकंड उसके सामने खड़ा शोए का बॉडी काला धुआं बन के गायब हो जाता है। गार्डनर की आंखें फट जाती हैं और वो कहता है डैम इट। तब उसे फाइनली समझ में आता है कि जिस तरह वो पैरेलल एग्जिस्टेंस यूज कर रहा है, शोए भी उसे साथ भी गेम खेल रहा था। असली शोए पूरी फाइट के दौरान सेफ डिस्टेंस से ऑब्जर्व कर रहा था और गार्डनर जिस अपोनेंट को अटैक कर रहा था वो सिर्फ एक रेप्लिकेशन था, एक डिकॉय, एक बेट। शोए कामली बोलता है सिंपल रेप्लिकेशन को सिर्फ डिकॉय की तरह यूज करना, तुम बहुत बड़ी पावर वेस्ट कर रहे हो। ये लाइन सीधा गार्डनर के ईगो पर अटैक करती है, क्योंकि शोए ने सिर्फ गार्डनर की ट्रिक समझ ली नहीं थी बल्कि उसे बेटर तरीके से यूज करना बता रहा था। अब गार्डनर को रियलाइज हो रहा था कि वो ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस ऑफिसर नहीं है, वो टेम्पेस्ट का सबसे डेंजरस असैसिन में से एक है, एक ऐसा वॉरियर जो बैटल शुरू होने से पहले एनिमी के सारे प्लान पढ़ लेता है। और सीक्वेंस के एंड में एक इंटरेस्टिंग डिटेल मिलती है, गार्डनर को पहले वेलग्रीन से मिलने का मौका मिला था। सेंट बनने के बाद उसे मार्शल वेलग्रीन को देखा था। उस एनकाउंटर ने उसे पर इतना इम्पैक्ट छोड़ दिया कि वो बस अब उसे याद कर रहा था। लेकिन फिलहाल उसके पास नॉस्टैल्जिया के लिए टाइम नहीं था, क्योंकि शोए ने उसके ट्रम्प कार्ड स्ट्रेटेजी को एक्सपोज कर दिया था और अब बैटल एक नए स्टेज पर एंटर हो चुका था। गार्डनर को अब फाइनली समझ आ चुका था कि वो जिस शोए के हाथों में पूरी तरह आउटप्ले हो गया है, और इसी रियलाइजेशन ने उसे और भी ज्यादा डेस्परेट बना दिया। इस पैनल में हमें गार्डनर के पास का एक इम्पोर्टेंट कनेक्शन पता चलता है। वो पहले वेलग्रीन से मिल चुका था। एक वक्त था जब गार्डनर ने वेलग्रीन की पैरेलल एग्जिस्टेंस एबिलिटी देखी थी। उसने देखा था कि वेलग्रीन अपनी एक एग्जिस्टेंस को थ्रोन पर बिठाकर भी बैटलफील्ड में एक्टिव रह सकती थी। तब से गार्डनर उस पावर से ऑब्सेस्ड हो चुका था। उसने हमेशा चाहा कि उसके पास भी वैसी एबिलिटी हो, और
और अब अल्टरनेटिव की मदद से उसके पास उस पावर का एक वर्जन था। लेकिन प्रॉब्लम अब ये थी, शोए को ये सब पहले से पता था। पूरा बैटल में गार्डनर को अब लग रहा था कि वो शोए को मैनिपुलेट कर रहा है। रियलिटी में गार्डनर खुद शोए के हाथी कठपुतली बन रहा है। अब गार्डनर का कॉन्फिडेंस टूटना शुरू हो जाता है। जब किसी फाइट का कॉन्फिडेंस टूटने लगे तब उसकी एबिलिटीज भी अनस्टेबल होने लगती है। ये बात गार्डनर खुद समझ जाता है। इसी वजह से गुस्से में चिल्लाया और वो कहता है डैम यू। उसका पूरा प्लान कोलैप्स कर जाता है। शोए मीनवाइल बिल्कुल काम रहता है। उसने थोड़ा टोन में कहा, अगर सब समझ गए तो मर जाओ, कोई इमोशन नहीं, कोई एंगर नहीं, सिर्फ प्योर किलिंग इंटेंट। ये सुनते ही गार्डनर ने अपना लास्ट ट्रम्प कार्ड एक्टिवेट कर दिया। वो चीखा और कहता है तुरंत अपने पैरेलल एग्जिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दिया। एक गार्डनर, 2 गार्डनर, 3 गार्डनर और फिर पूरा बैटलफील्ड गार्डनर से भर गया। लेकिन सबसे डेंजरस बात ये थी, एक क्लोन नहीं थे, हर एक बॉडी रियल थी, हर एक अटैक सारे रियल थे, हर एक मर सकता था और हर एक अपोनेंट को मार भी सकता था। अब सिचुएशन सडनली उल्टी पड़ गई। शोए के सामने मल्टीपल एनिमीज थे और किसी भी इंडिविजुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय करने का मतलब कुछ भी नहीं था, क्योंकि बाकी सब भी एक्टिवेट रहेंगी। ये गार्डनर का अल्टीमेट गैम्बल था, एक ऐसा अटैक जिसमें उसने अपनी बची हुई लाइफ फोर्स तक को भी जला दी, बस शोए को खत्म करने के लिए। लेकिन नैरेटर यहाँ एक इम्पोर्टेंट वीकनेस रिवील करता है, रेप्लिकेशन और पैरेलल एग्जिस्टेंस एक जैसा नहीं होता। शोए अपनी रेप्लिकेशन कंट्रोल कर सकता है, लेकिन यूनिक स्किल सिर्फ उसकी मेन बॉडी यूज कर सकती है। यही उसकी लिमिटेशन थी। अगर शोए किसी पावरफुल एनिमीज के सामने रेप्लिकेशन भेजता है तो रिएक्शन टाइमिंग हल्का सा डिले हो सकता है और एक डेडली अपोनेंट के खिलाफ वो डिले मौत का रीजन बन सकता है। इसी वजह से फाइनल ब्लो हमेशा शोए की असली बॉडी को देना पड़ता है और गार्डनर एग्जैक्टली इसी वीकनेस पर अटैक करता है। उसे लग रहा था कि अब शोए ट्रैप हो चुका है, कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन फिर नरेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलता है, फाइटर का सबसे डेंजरस मोमेंट वो होता है जब तुम सोच लेते हो कि तुम जीत गए हो। और गार्डनर ने वही गलती कर दी। उसने पहले ही शोए को डेड मान लिया था और अब फिर वो वही गलती दोबारा कर रहा है। लास्ट सीक्वेंस में हम देखते हैं गार्डनर के चेहरे पर टेंशन क्लियरली दिख रही होती है, जब शोए अभी भी काम है, अभी भी कंपोज्ड है, जैसे उसने गार्डनर के नेक्स्ट मूव को भी प्रिडिक्ट कर लिया हो। वही हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं बैटल अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी थी। गार्डनर के काउंटलेस पैरेलल एग्जिस्टेंस शोए को घेर चुके थे। हर तरफ एनिमीज की एनिमीज थी, लेकिन शोए के दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा था, फॉरगिव मी सर रिमरू, मैं जिंदा बचूंगा और बाद में इस गलती का प्रायश्चित करूंगा। उसने डिसाइड किया चाहे कुछ भी हो जाए वो यहाँ मरने वाला नहीं था। लेकिन तभी एक अजीब आवाज शोए के कॉन्शियसनेस में गूंज उठी और वो कहती है कि यू आर नॉट फॉरगिवन शोए, थस आई ग्रांट यू पावर एज वेल। शोए तुरंत समझ गया कि ये ऑर्डिनरी वॉइस नहीं है, ये इंस्टिंक्ट चीख रही थी कि मत सुनो, इसके बारे में मत सोचो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आवाज दोबारा बोली, द नेम ऑफ द एबिलिटी यू गेन इज। और उसी पल शोए के दिमाग में जैसे एक नया यूनिवर्स खुल गया हो, जैसे वो पावर उसके पास हमेशा से ही थी, जैसे उसका एग्जिस्टेंस ही उस स्किल को समझने के लिए बना हो। सिर्फ शोए ने एक शॉकिंग ट्रुथ रियलाइज किया, उसकी रेप्लिकेशन अब सिर्फ क्लोन्स नहीं थी, वो इंडिपेंडेंट बॉडी बन चुकी थी। और इसका मतलब था शोए ने पैरेलल एग्जिस्टेंस एक्वायर कर लिया था। याद रखो, ये वही एग्जिस्टेंस थी जिसने डैम पर वेलग्रीन जैसे मॉन्स्टर एक ही वक्त में मल्टीपल जगह एग्जिस्टेंस रह सकते थे। और अब शोए के पास भी उस पावर का वर्जन आ चुका था। इस बीच गार्डनर अपना फाइनल अटैक लॉन्च कर रहा होता है। खून से लथपथ होने के बावजूद वो पागलों की तरह हंस रहा होता है और वो कहता है कि मैं मरने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन तू भी मेरे साथ मरेगा और मैं मरा तो तू भी मरेगा। उसके डजन पैरेलल एग्जिस्टेंस एक साथ शोए पर टूट पड़े। लेकिन गार्डनर को एक बात समझ नहीं आ रही थी। जब उसने पूछा क्या ये तुम्हारी मेन बॉडी है, और शोए ने बिल्कुल शांति में जवाब दिया हाँ। और ये भी गार्डनर का चेहरा तुरंत फेडेड पेल हो गया। उसे समझ आ गया अब सिर्फ उसके पास पैरेलल एग्जिस्टेंस नहीं थी, शोए भी उसके लेवल तक पहुंच चुका है। अब गार्डनर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, कोई ट्रम्प कार्ड नहीं था, ना ही कोई हिडन मूव बचा था उसके पास, बस फ्रस्ट्रेशन और डिस्पेयर था उसके पास। गुस्से में वो चीखता है और वो बोलता है गॉड डैम यू। लेकिन उसकी चीख भी बेकार थी, उसके गेम ऑलरेडी खत्म हो चुका था। और फिर शोए ने अपना फिनिशिंग मूव एक्टिवेट किया, 1000 शैडो डेथ। पूरा बैटलफील्ड अंधेरे में डूब गया। शोए की
शैडो जमीन पर फैल गई और अगले ही पल हजारों शैडो आर्म्स डार्कनेस से बाहर निकले, हर डायरेक्शन से, हर एंगल से, हर एग्जिस्टेंस को एक साथ टारगेट करते हुए। गार्डनर भागने की कोशिश भी नहीं कर सका, उसके सारे पैरेलल एग्जिस्टेंस एक ही वक्त में पकड़ लिए गए और फिर पहली बार उसके चेहरे पर असली डर नजर आया। एक पल पहले गार्डनर शोए को पहला अपने मरने की धमकी दे रहा था, अब वही गार्डनर पूरी तरह हेल्पलेस था। वही हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं और फाइनली शोए ने अपनी असली इवोल्यूशन की पावर दिखानी शुरू कर दी। गार्डनर को लग रहा था कि बैटल अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शोए को अब एक ऐसी एबिलिटी मिल चुकी है जो उसके अटैक को ट्रिक या फिर उसके किसी भी अटैक को यूजलेस बना देगी। ये थी आई ऑफ मून, अल्टीमेट गिफ्ट सुकोमी लॉर्ड ऑफ मून शेड की एक ऐसी एबिलिटी। इस पावर के साथ शोए गॉड्स या फिर शैडोज को अपनी मर्जी के साथ कंट्रोल कर सकता था। सिर्फ कंट्रोल ही नहीं, यहाँ भी शैडो एग्जिस्ट करती थी। शोए तुरंत वहाँ मूव करता है और जब पावर को उसकी नई पैरेलल एग्जिस्टेंस एबिलिटी के साथ कंबाइन करता है, तब शोए बैटलफील्ड का नाइटमेयर बन गया। अब उसके पास मल्टीपल बॉडीज अलग अलग शैडोज से अटैक कर रही थी, हर डायरेक्शन से, हर एंगल से, और बिना वार्निंग के। गार्डनर ने ये सब देकर भी हार नहीं माना। खून से लथपथ में उसने शोए को घूरते हुए कहा, जितना मर्जी सेलिब्रेट कर लो, तुम कभी लेडी वेलग्रीन या फिर सर ग्रेनिट को नहीं हरा पाओगे। उसे लग रहा था कि कम से कम अपनी लास्ट वार्निंग देकर जाए, लेकिन शोए को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसने सीधा पिस्टल उठाया और बैंग, एक ही शॉट, एक ही बुलेट और गार्डनर की बात वहीं खत्म हो गई। शोए की इंस्टेंट किल एबिलिटी उसे लाइफ इंस्टेंटली छीन ली। फिर शोए ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, सर रिमरू ऑलरेडी वेलग्रीन को डिफीट कर चुके हैं और जिस ग्रेनेड की तुम बात कर रहे हो उसे बेनीमारू हैंडल कर रहा है और वो लोग मुझसे कहीं ज्यादा पावरफुल हैं। ये सुनते ही गार्डनर की आंखें उम्मीद भी टूट जाती है। उसने सोचा था कि लीडर सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी थी। और फिर शोए ने एक भी एक्स्ट्रा वर्ड वेस्ट किए बिना, ना विक्ट्री स्पीच के, ना किसी टोंट के, ना कोई ब्रैगिंग के, बस उसने अपनी शैडो को एक्टिवेट किया। काली डार्कनेस गार्डनर के बॉडी को अराउंड लपेटने लगी और धीरे धीरे फोर्थ रैंक्ड सिंगल डिजिट गार्डनर पूरी तरह से अंधेरे में समा गया। बैटल खत्म, मिशन खत्म और शोए ने लिटरली विक्ट्री हासिल कर ली है एक पावरफुल अपोनेंट के अगेंस्ट। और शोए भी काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है इस समय। और ये वाला चैप्टर यही एंड हो चुका है और मैंने ये वाला चैप्टर एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है और काफी ज्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और लिटरली काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज सपोर्ट दिखाओ। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, टेंसुरा वॉल्यूम 15 चैप्टर 5 में। तब तक के लिए सायोनारा।